Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about फ़िराज़ी मूवमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा फ़िराज़ी मूवमेंट जब भी आप लोग पढ़ें इसका मतलब ये है कि उस वक़्त जो रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी वो बेसिकली उनका जो कंसर्न था वो मुसलमानों के फ़राइज़ के साथ था। वो मुसलमानों के फ़राइज़ पर ज़्यादातर ज़ोर दे रहे थे कि मुसलमान किसी तरह अपने फ़राइज़ मींस कि जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है अगर उनको पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो मिज़रेबल कंडीशन है वो बेहतर होती जाएगी। तो जब भी फ़िराज़ी मूवमेंट के दो वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ने हैं तो आप लोगों के ज़हनों में मुसलमानों के फ़राइज़ आने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो मूवमेंट है फ़िराज़ी मूवमेंट, ये बहुत आसान करके मैंने एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक ऐसी स्लाइड डिज़ाइन की हुई है जो कि क्विकली आपकी हेल्प करेगी इस मोमेंट को याद करने में। तो वो हम देखेंगे एंड पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, पूरे डिटेल से पढ़ते हैं कि फ़िराज़ी मूवमेंट थी क्या, किसने स्टार्ट की, रिफॉर्मर कौन से थे और उस वक़्त क्या कंडीशन थी मुसलमानों की। तो सबसे पहले जो फ़िराज़ी मूवमेंट थी वो बेसिकली किसने स्टार्ट की थी, वो हाजी शरीयत उल्लाह ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 1781 से 1840। ठीक है। और हाजी शरीयत उल्लाह जो थे वो एक रिफॉर्मर थे। जैसे कि हम लोगों ने बहुत से रिफॉर्मर्स पढ़े हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सर सैयद अहमद ख़ान आ गए, ठीक है। इसके अलावा इनसे पहले बहुत से रिफॉर्मर थे, वो सारे शाह वलीउल्लाह आ गए, ठीक है। तो ये भी क्या थे? एक रिफॉर्मर थे। इनकी भी जो बेसिकली कोशिश थी वो मुसलमानों की हालत को ठीक करना था। अब ये जो फ़िराज़ी मूवमेंट थी ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? ये बंगाल में स्टार्ट हुई थी क्योंकि सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था ना, तो वहाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये स्टार्ट नहीं हो सकती थी। तो एक स्पेसिफिक जगह पर उन्होंने ये मूवमेंट जो सी थी वो स्टार्ट की थी ताकि मुसलमानों की मिज़रेबल कंडीशन को ठीक किया जा सके। अब सबसे पहले इस मोमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस वक़्त बैकग्राउंड क्या था, मतलब व्हाट वाज द कंडीशंस एट दैट टाइम, कि उस वक़्त क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, मुसलमान क्या फेस कर रहे थे। देखिए, आप कोई भी मोमेंट आप अगर पढ़ें या कोई भी रिफॉर्मर आप अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं शाह वलीउल्लाह रेडी कर रही हूँ या अगर मैं सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक रेडी कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस वक़्त क्या कंडीशन थी सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की, ठीक है। अगर आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगी उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि वो जो रिफॉर्मर है वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, उन्होंने क्या क्या किया मुसलमानों के लिए। तो हर रिफॉर्मर के वर्क में, हर मोमेंट में आपने सबसे पहले कंडीशंस पर फोकस करना है। सो हम कहानी स्टार्ट करते हैं बंगाल से। थोड़ा सा बता देती हूँ बंगाल के बारे में। ये वो टाइम था जब बंगाल एक इंडस्ट्रियल हब था सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अच्छा काम कर रही थी। So Bengal was the first Indian area that came under the control of British East India Company in 1757. तो सबसे पहले ब्रिटिश जो सब कॉन्टिनेंट में आए हैं उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो सी वहाँ पर स्टार्ट की है, तो बंगाल को उन्होंने सबसे पहले फोकस में रखा है। अब ये जो मैंने डेट्स लिखी हुई ना आप लोगों के सामने 1757 एक्सेट्रा जो आगे भी आती जाएंगी, इनको आप लोगों ने अच्छे तरह से याद करते जाना है। मोस्टली हिंदू जमींदार्स इंटरेक्टेड विद द ब्रिटिश। ये वो वक्त था जो हिंदू जमींदार थे, मतलब जो फार्मर्स वगैरह थे, उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन था ब्रिटिश के साथ। क्यों? क्योंकि उस वक़्त आपको पता है कि मुग़ल की पूरी मतलब मुसलमानों की एक पूरी की पूरी सियासत चल रही थी, वो रूलर्स थे मुसलमान, ठीक है। दैट्स वाई उस वक़्त जो मुस्लिम रूलर्स थे उनकी इतनी अच्छी इंटरेक्शंस नहीं हो सकी थी ब्रिटिश के साथ, एंड एज़ वेल एज़ जो मुस्लिम ज़मींदार्स थे, फार्मर्स वगैरह, ठीक है, उनकी भी उतनी अच्छी इंटरेक्शन ब्रिटिश के साथ नहीं हो सकी थी जितनी हिंदुओं की थी, ठीक है। देयर वॉज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में क्या था कि दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब कि दुनिया टिल्ट कर रही थी इंडस्ट्रीज़ की तरफ, मतलब दुनिया में इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई, ठीक है। इन यूरोप, स्पेशली इन यूरोप में, रॉ मटेरियल फ्रॉम बंगाल बीइंग सप्लाइड टू लैंकाशायर एंड मैनचेस्टर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि बंगाल से रॉ मटेरियल को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है। और वहाँ पर
इंडस्ट्रीज़ में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो उनसे उनको रेडी किया जाएगा, और फिर इस तरह के छोटे मोटे जो स्टेट्स हैं अंडर डेवलप्ड जो हैं वहाँ पर इनको सेल कर दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि जो यूरोप की इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो फ्लरिश्ड होती गई, बहुत अच्छी होती गई, ठीक है, और जो बंगाल की इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो तबाह होती गई। सो एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिवेल्प्ड वेयर एज बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री सच एज मेकिंग ऑफ सिल्क वॉज डिस्ट्रॉयड। इस पे भी एक बहुत ही जुल्म हुआ, वो भी ज़रा देख लेते हैं। द फार्मर्स वर ओनली अलाउड टू सेल इट टू द ब्रिटिश। जो फार्मर्स थे उस वक़्त के, स्पेशली मुसलमान जो फार्मर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उनको सिर्फ इतनी इजाज़त थी कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो सिर्फ ब्रिटिश को ही सेल कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में उनको सेल नहीं कर सकते हैं, और जो ब्रिटिश है वो अपने ही मुताबिक उनको पे करेगी, ठीक है, मतलब अपनी मर्ज़ी से पे करेगी। मुस्लिम फार्मर्स अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म था। इससे क्या हुआ, दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स वर बिकमिंग मोर एंड मोर मिजरेबल। तो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी मुसलमानों की वो मज़ीद ख़राब होती गई, और जब इकोनॉमिकली आप किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके सामने सर नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो ये उस वक्त कंडीशंस थी। अब इन सारी की सारी कंडीशंस को किसने एनालाइज़ किया? इनको एनालाइज़ किया जी हाजी शरीयत उल्लाह ने। तो उन्होंने स्टार्ट कर दी एक फिराजी मूवमेंट, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे, और इतना आसान नहीं था इस मूवमेंट को स्टार्ट करना, इतना आसान नहीं था रिफॉर्म्स लेकर आना मुसलमानों के लिए। क्यों? बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट। द रूलर्स वर ब्रिटिश, द लीड क्लास कंसिस्टेड इन मेजॉरिटी वर हिंदू क्लास, मतलब मेजॉरिटी में जो क्लास नज़र आ रही थी वो हिंदू क्लास थी, क्योंकि उनकी अच्छी इंट्रैक्शन थी ब्रिटिश के साथ, और जो आप पे हुक्मरान थे वो भी ब्रिटिश थे। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप उस वक्त रिफॉर्म्स लेकर आए मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करके खड़ा कर दें, ठीक है। सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मुस्लिम, एंड एज वेल दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हाजी शरीयतुल्लाह टू, ठीक है। अच्छा, he argued that the Muslims were facing these problems because they were going away from their religious obligations. सबसे पहले इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए हाजी शरीयतुल्लाह ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मुसलमान इसलिए ये सब कुछ फेस कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, मतलब जो उनके रिलीजियस इस्लामिक जो फ़राइज़ हैं उनसे वो दूर हो गए हैं। तो उनका फोकस ये था कि मुसलमान दोबारा से अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस की तरफ आएँ, जो उनकी इस्लामी रसूमात है, कस्टम्स वगैरह, जो उनके फ़राइज़ हैं, इस्लामी फ़राइज़ हैं, उनको अगर ओबे करेंगे, पूरा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी कंडीशंस जो सी होंगी वो बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि नो डाउट इस्लाम एक स्ट्रॉन्ग रिलीजन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? ही आर्ग्यूड दैट एनी टाइप ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एट अ स्कूल एंड जुडिशरी शुड बी बायकॉट, ठीक है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुसलमानों की हालत इतनी मिजरेबल है कि उनको किसी किस्म की मुसलमान ब्रिटिश की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बायकॉट करना पड़ेगा, ठीक है, एज वेल एज़ उनके इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाना, क्योंकि मुसलमान जो उनसे थे, ठीक है, वो मतलब कि रिलीजियसली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। अगर उनका रिलीजियस विजन देखते तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो अगर वो इसी तरह ब्रिटिश स्कूल में जाते तो उनके बच्चे डेफिनेटली आगे ब्रिटिश की तरफ होते, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड सेटअप पूरा चेंज कर दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, जुडिशरी एक्सेट्रा, जो भी, इनसे फ़िलहाल आप बाइकॉट कर दें। सो ये एक काम था हाजी शरीयतुल्लाह का। अब हाजी शरीयतुल्लाह के बाद दादू मियाँ कौन थे? इनको याद रखना है, ये बेसिकली हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। ही स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। उन्होंने अपने बाप को देखा कि मेरे जो वालिद साहिब हैं वो मुसलमानों के लिए वर्क कर रहे हैं, उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज़ किया है, तो इन्होंने भी मुसलमानों के लिए इंक्लूडेड इन्होंने मुसलमानों के लिए पैरेलल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए एक पैरेलल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अब इस पैरेलल सिस्टम में क्या था? इस पैरेलल सिस्टम में सेपरेट कोर्ट्स थे मुसलमानों के लिए, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई मुसलमानों के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें थी। बट यहाँ तक सब कुछ हज़म हो रहा था ब्रिटिश से, क्योंकि यहाँ तक जो ब्रिटिश थे उनकी सोवरेनिटी को हिट नहीं किया जा रहा था। अलग से एक मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा था, ठीक है।
तो ब्रिटिश को ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनकी सोवरेनिटी हिट नहीं हो रही थी। लेकिन हाजी शरीयत उल्लाह की डेथ के बाद इनके जो बेटे थे, इन्होंने फिर थोड़ा ब्रिटिश की जो सोवरेनिटी को हिट किया और अपोज्ड टैक्स ऑफ दरगाह एंड लैंड, ठीक है, थोड़ा सा उनके खिलाफ के उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है मुसलमानों के लिए, ठीक है। एज वेल एज ही डिवाइडेड बंगाल इनटू सर्कल्स एंड अपॉइंटेड खलीफा, डिफरेंट सर्कल्स में बंगाल को डिवाइड किया और वहाँ पर खलीफा अपॉइंट करना शुरू कर दिए। ये भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी ब्रिटिश के लिए। तो अब जब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी ब्रिटिश के लिए, तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी मुसलमानों के लिए एंड ऑल्सो फॉर दादू मियाँ, ठीक है। अच्छा, तो दादू मियाँ की भी एक बहुत स्ट्रगल है फिराजी मूवमेंट में और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सनैलिटी है टीटू मीर, ठीक है, इनका असल नाम निसार अली था और फेमस ये थे टीटू मीर के नाम से, ठीक है। एज सच ये इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था हाजी शरीयतुल्लाह के साथ या दादू मीर के साथ, ठीक है, बट ये थे कौन, ये बंगाल में पैदा हुए थे और ये बंगाली फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इन्होंने भी मुसलमानों के लिए काम किया एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और उनकी तालीमात को, टीचिंग्स को देखते हुए इनको लगा कि इनको भी मुसलमानों की इस हालत को देखते हुए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ही स्टार्टेड प्रीचिंग उन्होंने स्टार्ट करी एज वेल एज ही डेवलप्ड अ स्ट्रैंड ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म पर फोकस किया, कपल्ड विद एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस पर फोकस करें एज वेल एज उनकी जो एग्रेरियन सिचुएशन थी उसको बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है। तो जैसे जैसे ये काम कर रहे थे ब्रिटिश को लगा कि भाई हमारी सोवरेनिटी हिट हो रही है यहाँ पर भी। सो 1839 में ब्रिटिश आर्मी किल्ड टीटू मीर, मतलब कि निसार अली को उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो इनका भी एक रोल है फिराजी मूवमेंट में। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू, ये आप लोगों के सामने एक स्लाइड है। एक तरह से पूरी की पूरी मूवमेंट पढ़ने के बाद, पूरी के पूरे डिटेल नोट्स स्टडी करने के बाद एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स रेडी होनी चाहिए, जस्ट 1 पेज के, ठीक है। ये देखिए आप लोगों के सामने एग्जांपल है, इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप लोग रेडी कर सकते हैं। ऊपर आप लोग नाम लिखिए फिराजी मोमेंट, ठीक है, लिखें कि भाई इस मोमेंट के क्या क्या एम्स थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले 3 पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हाजी शरीयतुल्लाह, दूसरे नंबर पर दादू मियाँ, तीसरे नंबर पर निसार अली आ जाएगा, ठीक है। 3 पर्सनैलिटीज़ थी और इस मोमेंट में बेसिकली उन्होंने किस पे फोकस किया था, उनका जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, मतलब कि मेन जो फोकस था वो था पॉलिटिकल ब्रांच, मुसलमानों की पॉलिटिकल ब्रांच पर उन्होंने काम किया, मुसलमानों को सोशल जस्टिस देने पे उन्होंने काम किया, ठीक है। एज वेल एज पंचायत सिस्टम को उन्होंने रेडी किया, ठीक है। मुसलमानों की रिलीजियस कंडीशंस को बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये कुछ इनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी। एज वेल एज ये जो मूवमेंट थी, ठीक है, इसमें हाजी शरीयतुल्लाह के कुछ डॉक्ट्राइन थे। क्या थे कि भाई मुसलमानों को तौबा की तरफ लेके आना, फ़राइज़ की तरफ लेके आना, एज वेल एज तौहीद की तरफ लेकर आना, ठीक है। तो इस तरह के आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं, एक एक पेज के, आधे आधे पेज के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। सो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको समझ आ चुकी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।